चले जी। तो लास्ट क्लास में ये हुआ था कि ग्रिड सिस्टम हुआ था, सही है, वो सबको याद है, उसका आप लोगों को एक्सपेरिमेंट सब कुछ मिला हुआ है, आप लोगों को वो करना है, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। और आज की क्लास में आप ये कर सकते हैं कि जैसे कि मैंने कल बोला था कि एक इसको एग्रीमेंट कर लेते हैं कि हम एक फ्लिपकार्ट वाला सिस्टम बना के देख लेते हैं, ठीक है, इसको ट्राई करते हैं। इसकी देखें, इसकी नहीं देखें, इसकी फ़ायदा आपको ये है कि ये कंपोनेंट्स हैं। अब जैसे ग्रिड एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है जिससे वेबसाइट स्टार्ट होगी, नेविगेशन हमने बनाई वो उसका एक कंपोनेंट था, आपने गैलरी की एक टाइप बनाई है, गैलरी की बहुत सारी टाइप्स होती हैं, लेकिन आपको ये आइडिया हो गया कि गैलरी बनती कैसे है, सही है। हो सकता है मैं एक और दो तीन जो पॉपुलर टाइप्स हैं, एक तो आपको बनवा दी थी, एक वो मैं कोशिश करूँगा वो डॉट्स वाली बना लेते हैं जिसमें वो डॉट्स आते रहते हैं, ठीक है। कुछ ऐसी गैलरी की टाइप्स हैं, मैं चाह रहा हूँ कि वो हम बना लें। तो आप लोगों के बेसिकली कंपोनेंट्स जितने आपको ज़्यादा बनाने आएंगे, छोटी मोटी, क्योंकि हर कंपोनेंट में कोई ना कोई टेक्निक होती है जो उसको थोड़ा सा मुश्किल बना देती है। जैसे कि मैंने कहा था कि वो सर्च बॉक्स को उसके अंदर फिट करो, तो वो उसकी टेक्निक थी। तो ये सब में कोई ना कोई छोटी मोटी टेक्निक होती है जो उसको थोड़ा सा मुश्किल बना लेती है, हालांकि कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है, बन सब जाता है। लेकिन वो ये होगा कि आप जितना यहाँ पर ज़्यादा कंपोनेंट्स बनाना सीख लेंगे, जब आप इन प्रैक्टिस आएंगे तो आप लोगों को मुश्किल कम होगी, क्योंकि आपने सीखा हुआ होगा, आपको पता होगा कि यार ये वाला जो फंक्शनैलिटी है ये ऐसे लग जाता है, तो आप वो उसको याद आपको होगा, आपकी कॉपी में प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई होंगी, आप वो लगा दोगे। वैसे मसला ये होगा कि आप बना वैसे भी लोगे, क्योंकि आपने CSS के बेसिक्स पढ़ लिए हैं, आपको प्रोग्रामिंग आती है, वेब डेवलपमेंट का फ्रंट एंड बनाना आपको आता है। आप नेविगेशन बार अगर बना ले रहे हो, इसका मतलब है कि आपने बेसिक्स पढ़ लिए हैं। अब मसला ये, वो दूसरा कंपोनेंट बनाने के लिए आप ऑनलाइन जाओगे, देखोगे, एक तरफ आप 6 घंटे लगाओगे, दूसरी तरफ आपको 6 मिनट लगेंगे, क्योंकि आपको वो टेक्निक्स पता होंगी कि ये कंपोनेंट बनता कैसे है, बस, ठीक है। तो इसी तरीके से ये मैं इसलिए ज़्यादा करवा रहा हूँ क्योंकि मुझे ये लगता है यार ये बताना चाहिए, क्योंकि जब मैं खुद पढ़ रहा था, मैं बेसिकली सैलानी से पढ़ा था ये वेब डेवलपमेंट, मेरा पहला कोर्स सैलानी से ही था, और आई थिंक 2014 का जो बैच 2 था मैं उसमें था, तो उनका वो सेकंड बैच था, पहला बैच उनका 2013 में था, दूसरा 2014 में था, तो उसका मैं हिस्सा था, 2 साल वो प्रोग्राम चला था। लेकिन उसमें जो मुझे कमी लगी वो यही लगी थी कि उसमें हमें कंपोनेंट्स नहीं करवाए गए, हमें जस्ट जहाँ तक फ्लैक्स बॉक्स से पहले वाली जो क्लास थी ना, जिसमें आगे मैंने कहा था कि वो बेसिक्स प्रॉपर्टीज़ आपकी हो गई हैं, जिस क्लास में मैंने फाइनल कहा था, वो सिर्फ बेसिक प्रॉपर्टी में ला के हमें डायरेक्टली जावास्क्रिप्ट पे जंप करवा दिया गया था, हमें नेविगेशन बार भी नहीं बनवाया गया था, वो भी हमें बस एक एक्सपेरिमेंट मिला था कि खुद बना लो, एक वेबसाइट सिंपल सी एक हमें प्रोजेक्ट मिला था कि खुद बना के ले आओ, 2 हफ्ते का टाइम मिला था और कहा कि भाई बेसिक प्रॉपर्टीज़ आती हैं, ऑनलाइन देखो, ये करो वो करो, बना लो। तो उसके बाद जब मैंने काम शुरू किया तो फ्रीलांसिंग वगैरह में मुझे ये चीज़ दिखी कि यार ये बेसिक वाली चीज़ें तो बहुत कम यूज़ होती हैं, नॉर्मली मुश्किल चीज़ें यूज़ होती हैं। तो अब वहाँ पे मसले बन रहे थे, अब वहाँ पे मैं एक एक कंपोनेंट बनाने के लिए 6-6 घंटे लगा रहा था, क्योंकि मुझे वो एक ट्रिक नहीं पता थी। अब उसको समझने के लिए वो कैसे होगा, मैं पूरा इंटरनेट सर्च करता रहता था, यार ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, ठीक है। सैलानी में ये होता है कि उन लोगों ने हमें बूटस्ट्रैप करा लिया था, तो उन्होंने एक तरह से बेसिक्स पढ़ा के फिर हमें डायरेक्टली बूटस्ट्रैप का दो क्लासेस हो गई थी, और एक क्लास 4 घंटे की होती थी, एक ही क्लास होती थी पूरे हफ्ते में, वो सुबह 9 बजे शुरू होती थी और 2 बजे ख़त्म होती थी, बीच में छोटा सा एक ब्रेक होता था। तो उसमें वो लोग ये बस उन्होंने क्या करवा दिया कि उन्होंने बूटस्ट्रैप पे ले आए। आपको जो मैं करा रहा हूँ वो ग्रिड और फ्लैक्स जो मैंने पढ़ाया है, वो कंपोनेंट्स जो हैं वो बेसिकली समझ लें कि यही काम हमसे बूटस्ट्रैप से करवाया गया, लेकिन वो मुझे इतना सही नहीं लगता, क्योंकि आपको बेसिक्स एटलीस्ट आनी चाहिए, क्योंकि बूटस्ट्रैप में आप फिर बाइंड हो जाते हो, आप उसकी लिमिटेशन से बाहर नहीं आ सकते। जो बूटस्ट्रैप में आपको चीज़ दी हुई है, आप जस्ट वही करोगे। मैं किसी को बता रहा था कि मेरे साथ हुआ था कि मैंने एक फंक्शनैलिटी बना के दी एक बंदे को, उसने बोला यार इसको ऐसे नहीं ऐसे करो। अब यार वो मैंने बनाया था सीधी बात है बूटस्ट्रैप से, अब बूटस्ट्रैप का मैंने डॉक्यूमेंटेशन पढ़ा, उसमें उसके लिए कोई चीज़ बताई नहीं गई थी कि इसको कैसे चेंज करना है। मैंने आगे उसको मैसेज कर दिया कि सर ये ऐसा ही होता है, ये तो बदलता ही नहीं है, तो ऐसा ही होता है, अगर आप इसको बदलवाओगे तो वो पूरी स्क्रिप्ट लिखनी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। वो बंदा मान भी गया, सही है। तो ऐसी फनकारियाँ हमने की हैं, सीधी बात है। और सर ये हम जो वेबसाइट बनाते हैं और एक वेबसाइट वर्डप्रेस पे बनती है ना, हाँ,
वर्डप्रेस का जो फाइल साइज़ है वो 8 MB होता है और उसमें 8000 फाइलें होती हैं, जो कि बेसिक पैकेज होता है वर्डप्रेस का। और वर्डप्रेस का अगर तुम कोई ऑनलाइन सर्च करना वेबसाइट परफॉर्मेंस स्कोर्स, तो वर्डप्रेस का सबसे घटिया स्कोर होता है। तो कोई भी बंदा जो किसी अपने बिजनेस के लिए कोई सिंपल सी वेबसाइट बनवाना चाहता है वो कभी भी वर्डप्रेस में नहीं जाएगा, क्योंकि उसको पता है कि वर्डप्रेस समझ लें कुछ ऐसा है कि आप एक छोटी सी एक समझ लो कि बाइक चाहिए और तो आपको जो पूरा ट्रेलर लेकर आ गए, सही है। तो आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है सिंपल, तो आपको ट्रेलर नहीं चाहिए, इतना बड़ा आपको कोई काम नहीं है। वर्डप्रेस मैं कहता हूँ ब्लॉगिंग के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि उसके लिए सारा सिस्टम बना हुआ है कि आप ब्लॉग पूरा बना के उसके अंदर आप स्केड्यूल कर सकते हो कि कल के दिन के लिए ये पब्लिश कर देना, परसों के लिए ये पब्लिश कर देना। अब यही सिस्टम खुद बनाना मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है इसकी। हालांकि आप अगर खुद बनाओगे तो आप बड़ी ज़बरदस्त ऑटोमेशन कर सकते हो। आप वो गूगल डॉक्स के साथ उसको कनेक्ट कर सकते हो कि वहाँ से कनेक्टेड हो, वहाँ से उठा ले और काम कर ले, बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन उस पर टाइम लगेगा, टाइम, एक्सपर्टीज़, बहुत कुछ लगेगा। तो वर्डप्रेस क्या करता है, आपको सब कुछ बनाना दे देता है। अगर आपकी ब्लॉग वेबसाइट है, ठीक है, और गूगल जो है मैं आपको बता दूं वो स्लो वेबसाइट्स को हमेशा नीचे रखता है। वर्डप्रेस की वेबसाइट्स आपको बहुत कम रैंकिंग में दिखेंगी, गूगल रैंकिंग में वर्डप्रेस की वेबसाइट्स आपको बहुत कम मिलती हैं, हालांकि सिर्फ तब जब आपकी नीश बहुत छोटी है, मतलब आपका कंपटीशन लो है और आप ऑप्टिमाइजेशन पे बहुत काम कर रहे हो, आप मीडिया मार्केटिंग में बहुत काम कर रहे हो, बैकलिंक्स बना रहे हो, बहुत सारे तरीके हैं SEO के। अगर आप उसमें बहुत काम कर रहे हो उसके बाद जाके आपकी कोई टॉप 5 में रैंक कर पाती है, लेकिन आपको बड़ी मेहनत लगती है। और दूसरी तरफ जो आपकी स्क्रैच वेबसाइट्स होती हैं, जो HTML CSS और ये रिएक्ट और बूटस्ट्रैप पे बनी हुई होती हैं, वो बहुत लाइट होती हैं। एक तरफ कहाँ 8 MB और एक तरफ कहाँ 50 KB। 1 MB में 1000 KB होता है, इसका मतलब 8000 KB से लेके आप 50 KB में वही काम कर लेते हो। तो इस पर परफॉर्मेंस का बहुत फ़र्क पड़ता है, और गूगल हमेशा अपने क्लाइंट को प्रेफर करता है कि वो फास्ट मूविंग वेबसाइट्स देख पाए जो यूँ जल्दी जल्दी खुले। तो ये वर्डप्रेस और उसमें फ़र्क है। हालांकि अगर कुछ सेंसेस में वर्डप्रेस हर किसी के अपने एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। आप वर्डप्रेस देखेंगे तो कुछ चीज़ों में लोग वर्डप्रेस प्रेफर करते हैं क्योंकि उसके डिज़ाइन ऑलरेडी बने हुए हैं, आपको बस डेटा इनपुट करना है और चला देना है। वो पैसे बचाने होते हैं। $50 में आपकी बड़ी ज़बरदस्त वेबसाइट बन जाएगी। लेकिन क्या फ्री बन जाती है, फ्री बनती है। $50 मतलब वो डेवलपर की कॉस्ट हो जाएगी जो तुम्हें बना के दे देगा, सिंपल। $50 में बंदा आपको वेबसाइट खड़ी करके दे देगा, क्योंकि उसको कुछ करना ही नहीं है, उसको बस वो थीम उठानी है फ्री वाली, उसको आपका डेटा इंसर्ट करना है, तस्वीरें डालनी है और चला देना है वेबसाइट ऊपर। अब तो वो बहुत पॉपुलर है, तो वेब होस्टिंग भी बहुत सारी आ गई है जिसमें 1 क्लिक होस्टिंग होती है। आप जस्ट उसको जाते हो, अकाउंट बनाते हो और उस पर आपकी वर्डप्रेस तैयार हो जाती है, आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो सपोर्ट बहुत अच्छी है वर्डप्रेस की, लेकिन वर्डप्रेस का कुछ यूज़ केस है जहाँ से वो उसके आगे नहीं जा सकती। एक और एग्जांपल दे दूँ कि स्टैटिक के लिए बहुत अच्छी है, स्टैटिक जिसमें आपको कोई इंटरेक्शन नहीं करवाना है। लेकिन जहाँ पे भी थोड़ा सा कहीं पे आपको इंटरेक्शन करवाना पड़ गया ना, मतलब ये सर्वर के पास ये कैलकुलेशन जाए और ये कैलकुलेट हो के आए, ये API यूज़ हो जाए, ये फॉर्म आ जाए, ये लॉगिन हो जाए, वहाँ पे वर्डप्रेस फेल हो जाती है। फिर आपको कस्टम फंक्शनैलिटी में जितना मसला होगा, फिर वो आपका जो डेवलपर होता है वर्डप्रेस का, वो और पैसे मांगता है, फिर वो $1000 पे भी चला जाता है, क्योंकि वो PHP पे लिखी हुई है और PHP को एडिट करना बड़ा मसला होता है। तो ये सारे मसले मसाइल हैं वर्डप्रेस यूज़ करने के और ना यूज़ करने के। वैसे स्क्रैच ज़्यादा ईजी है, उसको देखो, वो हम लोग क्या करते हैं कि भाई खा के बना लेते हैं, 5-6 वेबसाइट्स बनी हुई पड़ी हुई होती हैं, जो बंदा आता है वो कहता है कि भाई ये वाली चाहिए, उसको बना के दे दो, और उसका थोड़ा डेटा चेंज कर दो, थोड़ा डिज़ाइन चेंज कर दो। वर्डप्रेस पे इसमें HTML CSS पे फाइल पड़ी हुई होगी आपकी, आपको बस उसको थोड़ा डेटा चेंज करना है। अभी आप अपने लिए भी ऐसा करोगे, ई-कॉमर्स का एक छोटा सा सिंपल सा एक वेब पेज बना के रख लो, उसके बाद आप एक लैंडिंग पेज सिंपल सा बना के रख लो, उसके बाद आप अपने पोर्टफोलियो की वेबसाइट सिंपल बना के रख लो, ये सिंपल आपके लॉगिन साइनअप फॉर्म्स सिंपल बना के रख लो। तो जैसे आपके पास कोई क्लाइंट है, आपको क्या चाहिए भाई, ये चाहिए लैंडिंग पेज चाहिए, आप अपना लैंडिंग पेज उठाओ, उसको बोलोगे ऐसा डिज़ाइन है, मैं आपको उसको एडिट करके आपको अच्छा सा बना के कलर्स वगैरह चेंज करके आपको दे देता हूँ। 5 मिनट का काम, 15 मिनट में आपकी वेबसाइट तैयार। इस स्क्रैच में ये इजी है। अब वर्डप्रेस तो फिर तो आपको दोबारा शुरू करना पड़ेगा सारी सेटिंग वगैरह। खैर अब इस पर थोड़ा सा आते हैं, बल्कि आज एक काम करते हैं,
मैंने फायरबेस आपको बताया था ना। अच्छा, तो अब यहाँ पे थोड़ी नोड आ रही है, तो थोड़ा इधर उधर नहीं चले जाइएगा। देखिए होगा क्या कि HTML को कौन चलाता है? HTML में आप किस में चलाते हो? ब्राउज़र में। VS कोड में आप उसको एडिट करते हो, उसको चलाते कहाँ? ब्राउज़र में चलाते हो। तो ब्राउज़र एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपकी HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट चलाता है, 3 चीज़ें। सही है, वो 3 चीज़ें समझता है और 3 चीज़ें रिसीव करता है और 3 चीज़ें ही चलाता है, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। आप इसको कोई और लैंग्वेज दोगे वो नहीं समझेगा, उसको समझ नहीं आएगी, क्योंकि उसको 3 लैंग्वेजेज ही आती हैं ब्राउज़र को। इसी तरीके से अब मसला क्या था कि जावास्क्रिप्ट में मैंने आपको कहा था कि ये पहले सिर्फ ब्राउज़र के लिए थी, अब मोबाइल्स के लिए भी है और डेस्कटॉप कंप्यूटर्स के लिए भी है। ठीक है, हर तरह के तकरीबन डिवाइस में अब जावास्क्रिप्ट चलती है। अब वो कैसे चली? पहले तो सिर्फ चलती थी ब्राउज़र में, इस वजह से वो महदूद थी, वो ब्राउज़र के बाहर नहीं चल पाती थी। तो उन लोगों ने क्या किया कि जो इसके जावास्क्रिप्ट के डेवलपर्स थे, उन्होंने एक पैकेज लिखा जिसे हम कहते हैं नोड। नोड बेसिकली एक पैकेज है जो आपके कंप्यूटर में, आपके मोबाइल में इंस्टॉल होता है और आपके जावास्क्रिप्ट को आपके ब्राउज़र से बाहर चलाने की सलाहियत दे देता है। एक तरह से ये एक आपके सिस्टम के लिए एक सॉफ्टवेयर है जो आपकी जावास्क्रिप्ट को आपके कंप्यूटर से बाहर चलाता है। अब वो बाहर कहाँ चलाता है? हम बेसिकली जब भी कहूँगा कि उसके बाहर, तो वो बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ टर्मिनल की, यहाँ पर। ठीक है यार, ये लाइट्स बंद कर दो सर। इसको क्या ब्लैक स्क्रीन क्या बोलते हैं सर? इसको टर्मिनल बोलते हैं। टर्मिनल किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का, किसी भी विंडोज़ हो गई, मैक हो गई, लिनक्स हो गई, उसका हार्ट होता है। आप जो भी चीज़ें यहाँ पे विंडोज़ में देख रहे हो वो सारी चलती बेसिकली कहाँ है? उसके टर्मिनल में। वो कमांड्स लिखी हुई हैं ऑलरेडी, वो कमांड्स एग्जीक्यूट हो जाती हैं आपकी क्लिक करने से। विंडोज़ सिंपल ये करता है। इवन ये जो आप कर्नल देख रहे हो या टर्मिनल देख रहे हो, ये उसका है, लिनक्स का है। विंडोज़ लिनक्स का कर्नल यूज़ करता है, उसको हम लोग टर्मिनल बोल देते हैं। सेम चीज़ है, उन्होंने बस सारी UI बना दी और कुछ भी नहीं बनाया। तो जब मैं एक बात कहता हूँ कि भाई ये लैंग्वेज ब्राउज़र के बाहर चलेगी, लिनक्स बेसिकली सबसे पहला पावरफुल ऑपरेटिंग सिस्टम था। हाँ, लिनक्स जो है वो बेसिकली ओपन सोर्स है। लाइनस टोरवोल्टा बंदा था, उसने ये लिनक्स का टर्मिनल बनाया था पहले। तो ये लिनक्स का टर्मिनल सिर्फ लिनक्स है, ये इसके अंदर और कुछ भी नहीं था। जब आपकी विंडोज़ खुलती थी तो ये वाला टर्मिनल बस आपके सामने आ आता था, बस, और कुछ भी नहीं आता था। और आप इसी पे कमांड्स बनाते थे, लिखते थे और उसको एग्जीक्यूट करते थे। आप फोल्डर भी यहीं से बना रहे हो, आप गाने भी यहीं से चला रहे हो, आप एडिटिंग भी यहीं पे करते हो, सब। विंडोज़ भी वो जो आपकी वेबसाइट्स भी इसी पे खुल रही हैं। A to Z आपका वो टर्मिनल था। कुछ भी नहीं बनाया था उसने बस ये बनाया था। अब ये क्या करता है कि ये आपको एक सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है आपके हार्डवेयर से कम्युनिकेट करने के लिए। आपका जैसे लैपटॉप है वो आपका हार्डवेयर है, उससे कम्युनिकेट करने के लिए ये टर्मिनल होता है। ठीक है, उसने जस्ट ये बना के और दुनिया को दे दिया ओपन सोर्स, और लोगों को, कंपनीज़ को बोला कि भाई तुम लोगों को इसके ऊपर जो बनाना है बना लो। तो बिल गेट्स ने क्या किया था कि उसने सिंपल, ये बिल गेट्स और उसका एक दोस्त था, दोनों ने सॉफ्टवेयर बनाया था, माइक्रोसॉफ्ट। उसने यही किया कि यार ये चलाना बड़ा मुश्किल है एक आम बंदे के लिए, उसके लिए आपको पूरा कमांड लाइन सीखना पड़ेगा, उसकी कमांड सीखनी पड़ेगी। अब फोल्डर बनाना मेरे ख्याल से कमांड प्रॉम्प्ट में विंडोज़ वाले में mkdir यूज़ होता है, mkdir यूज़ होता है, उसके बाद dir करो तो वो लिस्ट हो जाती है सब कुछ। तो ये कुछ कमांड्स उसने ऐसी बनाई थी। लिनक्स की अभी भी सेम कमांड्स हैं, उसमें ls यूज़ होता है, सही है, ये सारी चीज़ें। cp यूज़ होता है कॉपी करने के लिए, mv यूज़ होता है मूव करने के लिए, सही है, vim यूज़ होता है आपके एडिटिंग के लिए, nano यूज़ होता है आपके वो कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए। तो इस तरह की चीज़ें वो अभी भी हैं।
तो बिल गेट्स ने क्या किया था, सिंपल ये वाले फीचर्स बना दिए थे, स्टार्ट हो गया, आइकन्स हो गए, सही है, ये सारा इसी के ऊपर। मतलब जब आप किसी चीज़ पर क्लिक करते हैं तो बेसिकली उसके पीछे लिनक्स की कोई कमांड चल जाती है। तो ये विंडोज़ था, तो ये बड़ा पॉपुलर हो गया क्योंकि आम बंदा जिसको कमांड लाइन नहीं आती थी वो भी कर सकता था, प्री रिटन सब कुछ। आजकल सॉफ्टवेयर पैकेजेस यही कहलाते हैं। उसके बाद हम बात कर रहे थे नोड। तो जब आप गूगल पे लिखेंगे नोड तो सबसे पहले आपके पास आ जाएगा Node.js, सही है। अब Node.js अगर आपको याद हो तो ये जावास्क्रिप्ट है। तो सबसे पहले आप अपने घर पे जाके क्या करेंगे कि ये पैकेज डाउनलोड करेंगे, ठीक है। ये अभी जल्दी हो जाएगा, मोबाइल का इंटरनेट है, सुफा का इंटरनेट तो चल ही नहीं रहा, ठीक है। तो देख रहे हैं कि क्विकली हो गया। तो एक तो नेट हमारा है, हाँ ये भी हो सकता है। अच्छा, तो नोड एक सॉफ्टवेयर है। अब नोड का काम क्या है कि वो आपकी जावास्क्रिप्ट आपके ब्राउज़र से बाहर चलाएगा, पहली चीज़। और दूसरा हम कौन सी चीज़ की बात कर रहे हैं, फायरबेस। फायरबेस मैंने कहा था वो सिंपल एक डेटाबेस है, लेकिन फायरबेस का एक सबसे पॉपुलर फीचर जो हम यूज़ करेंगे वो है उसकी आपकी क्लाउड सपोर्ट या डिप्लॉयमेंट कहते हैं हम, ठीक है। डिप्लॉयमेंट में क्या होता है कि वो आपको फ्री डोमेन, जैसे www.google.com, इसको हम डोमेन कहते हैं, ठीक है। अब डोमेन वो आपको फ्री में दे देता है और पीछे के सारे जो पंगे हैं, सर्वर बनाना, ये करना वो करना, वो खुद कर लेता है। आप डायरेक्टली उसको फाइल्स देते हो और उसे डिप्लॉय करते हो और वो आपकी वेबसाइट शो कर देता है बड़े आराम से, बिना किसी मसले में, फ्री में। आपको एक आई थिंक 4 का आपको ऑप्शन है, 4 प्रोजेक्ट्स आप डिप्लॉय कर सकते हो एक आईडी से एट अ टाइम। आप 10 बना लो, 40 हो गए। मेरी 4 है, 4 आईडीज़ हैं मेरी। तो अब फायरबेस टूल्स पे अगर आप आते हो तो अभी पहले हमें देखो ये क्या कह रहा है, फायरबेस टूल्स npm जो है बेसिकली नोड है, ठीक है। तभी मैं पहले नोड इंस्टॉल कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मुझे फायरबेस इंस्टॉल करने के लिए क्या चाहिए होगा। वैसे इसको प्रोग्रामिंग की ज़बान में डिपेंडेंसी कहते हैं, कि मुझे चाहिए था फायरबेस लेकिन मुझे पता है कि फायरबेस नोड के बगैर नहीं चलेगा, सही है। अब फायरबेस लिखा हुआ जावास्क्रिप्ट के अंदर है, लेकिन उसको मुझे ब्राउज़र के अंदर नहीं चलाना, मुझे इसे कंप्यूटर पे चलाना है, अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे चलाना है, टर्मिनल पे चलाना है। तो इस वजह से मुझे क्या चाहिए, नोड। और यही सॉफ्टवेयर हम यूज़ करेंगे जब हम सर्वर बना रहे होंगे, एग्जैक्ट सेम चीज़। तो काम नोड करते वही फायर नहीं, नोड जो है वो पूरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जावास्क्रिप्ट की तरह है वो, लेकिन वो है सेम चीज़। आप सिंपल नेक्स्ट करके वही होता है जो करते हो आप, यस करोगे और बड़े आराम से ये इंस्टॉल कर देगा। सर ये टर्म जो डार्क वेब कहाँ से सुन लिया तुमने? सर ये जो आप सर उसमें भी कमांड होती है ना डार्क वेब। डार्क वेब सिंपली कुछ वेब पेजेस हैं जो आपको दिखते नहीं हैं, बस जो गूगल पे नहीं है, सिंपल। नहीं देखो, ये डार्क वेब जो है इसके बहुत हवा बना हुआ है और कुछ नहीं है। ये सिंपल कुछ वेब पेजेस हैं जो आपकी एक्सेस में नहीं होते हैं। उन्होंने कुछ वेबसाइट्स बनाई हुई हैं, कुछ क्रिमिनल्स वगैरह होते हैं, कुछ सिक्योरिटी थ्रेट्स वाले होते हैं, वहीं पे सारा उनका काम हो रहा होता है। सही है। अच्छा, कोई भी चीज़ आपको कमांड लाइन में चेक करनी होगी वो इंस्टॉल हुई भी है कि नहीं, तो ये वाली कमांड होती है -- वर्जन। ये आप इसको याद रख लें। कोई भी आपको सॉफ्टवेयर चेक करना हो कि वो सही से इंस्टॉल हुआ, नहीं हुआ या हो गया, तो आप क्या करेंगे, उसका नाम लिखेंगे, स्पेस देंगे और माइनस वर्जन। जब आप इसको एंटर दबाएंगे तो वो उसका वर्जन बताएगा। आप क्या बता रहे हैं, 16.13, मतलब ये इंस्टॉल हो गया है। एक और इसके साथ एक पैकेज आना चाहिए, और वो बिल्कुल आया है।
ये है क्या है, npm। अब नोड पूरा का पूरा वो सॉफ्टवेयर है जो ये काम जो आपकी जावास्क्रिप्ट है आपके लैपटॉप पे चलाएगा। npm उसकी तरफ से एक एक्सटेंशन है। जैसे हमारे पास इधर नहीं ये VS कोड में यहाँ पे मैंने कहा था ये एक्सटेंशंस होती हैं अलग अलग काम के लिए, आपकी हेल्प करने के लिए। इसी तरीके से npm एक एक्सटेंशन है नोड की जो आपको पैकेज इंस्टॉल करने के लिए देती है, दूसरे सॉफ्टवेयर्स आपको इंस्टॉल करने के लिए हेल्प करती है। ठीक है, तो अब हम करेंगे क्या, अब पता लग रहा है वो फायरबेस टूल्स -npm दिख रहा है, इसका मतलब ये npm के थ्रू डाउनलोड होगा। तो जब आप इसको फायरबेस टूल्स को जाओगे और आप सर्च भी फायरबेस टूल्स ही करोगे तो ये आपको इंस्टॉलेशन कमांड पूरी बताएगा कि कैसे होगी। यहाँ पे लिखी हुई है npm i फायरबेस टूल्स, आपने इसको कॉपी करना है और इसी कमांड प्रॉम्प्ट पे वापस आके नहीं यार हो जाता है। ठीक है, मैंने सिंपल वो कमांड कॉपी पेस्ट कर दिया और कुछ नहीं किया। अब आप देख रहे हैं कि उसकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गई है। ठीक है, ये अब इसका अपना काम है, ये इसको इंस्टॉल करता रहेगा। अब ये बताता हूँ कि क्यों हमने कि सारी ये पंचायत पाली है। अच्छा ये सैफ सफ़ा कौन है भाई? हाँ ये इसका अकाउंट पर्सनल है क्या है? ठीक है जी, पता नहीं कौन बंदा है लेकिन है इधर का ही। तो चलो उसकी हम आईडी यूज़ करते हैं फायरबेस बनाने के लिए। मैं अपनी लॉगिन नहीं करता, तो ये मैंने शायद पहले भी बताई थी, इस पर ज़्यादा टाइम ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। ये फायरबेस की वेबसाइट है, मैंने गूगल पे फायरबेस लिखा, सबसे पहली जो वेबसाइट थी मैं उस पर आ गया। ये ऊपर लिखा हुआ है गो टू कॉन्सल, ठीक है, गो टू कॉन्सल, इस पर आप जाएंगे। अब देखते हैं ये कहाँ पहुँचा। अब गो टू कॉन्सल में अगर आप आकर क्रिएट अ प्रोजेक्ट, एक नया प्रोजेक्ट हम बनाने चाह रहे हैं, इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। हम क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट कर रहे हैं, हम दे देते हैं कि पोर्टफोलियो वेबसाइट, ऐसे ही मैंने नाम दे दिया है। आई एक्सेप्ट द फायरबेस टर्म्स, नीचे आओ एंड कंटिन्यू। ठीक है, कंटिन्यू, कुछ भी चेंज नहीं करो, बस करते जाओ। क्रिएट प्रोजेक्ट, तो ये हमारी सारी सेटिंग्स बना रहा है। इसके ऊपर देख रहे हैं कि ये तकरीबन लगता है मेरे मोबाइल का डेटा ख़त्म करके छोड़ेगा। तो ये भी इंस्टॉल हो ही रहा है। अच्छा, इसमें मेजर प्रोसेस वन टाइम है, एक दफ़ा आप सेटअप कर देते हो तो उसके बाद इसको चलाना बहुत आसान है, कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है। अभी योर न्यू प्रोजेक्ट इज़ रेडी। हाँ, ऑफलाइन ही चलता है, ऑफलाइन कैसे? अच्छा, ये वाली स्क्रीन आ जाए, ये सामने iOS, एंड्रॉयड और ये वेब वाला आपके पास ये ऑप्शंस आ जाए, तो इसका मतलब है कि आपका प्रोजेक्ट सेटअप हो गया है, स्टार्ट हो गया है, सेटअप हो गया है। यहाँ तक हमें इतना ही चाहिए। अच्छा, इसी में ही आपके पास जो है, इसी प्रोजेक्ट पे आपके पास डेटाबेस भी अब आपके पास है, फायर स्टोर भी आपके पास है, क्लाउड स्टोरेज भी आपके पास है और ये डिप्लॉयमेंट भी आपके पास है। 4 सर्विसेज, चारों फ्री हैं, लेकिन चारों फ्री एक सर्टेन पॉइंट तक हैं, मतलब एक लिमिटेशन है। SGB से ज़्यादा आप डेटा स्टोर नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। यही करते हैं। 4 प्रोजेक्ट्स मेरे ख्याल से फ्री की इजाज़त होती है टोटल। हाँ, अगर उसका काम नहीं है तो फिर आप उसको डिलीट कर दो। ठीक है, तो अब आप देख रहे हैं कि वो बिल्कुल उससे बाहर आ गया, ऊपर लिखा हुआ है एडिड 722 पैकेजेस, तो इसका मतलब है कि ये फायरबेस टूल्स इंस्टॉल हो गया है। इसको क्लियर करते हैं, इसको बंद करके दोबारा ओपन करते हैं ताकि वो रीलोड हो जाए।
अब वही हमारी सबसे पॉपुलर कमांड जो है फायरबेस --वर्जन, और ये फायरबेस वर्जन नहीं चला, टूल्स, और ये टूल्स भी नहीं चला। एक तो ये बदलते रहते हैं, पता नहीं क्या क्या इनका सिस्टम है। इतनी ज़्यादा कमांड्स है। नहीं नहीं, हमें इतनी नहीं चाहिए भाई। ना अफजल कहाँ से लिया? ये फायरबेस होना चाहिए, फायरबेस ---हेल्प, फायरबेस ---हेल्प, ये क्यों नहीं चला रहा भाई? नहीं, थोड़ा जल्दी होगा क्योंकि उसने कैशे में होगा। वो बेसिकली हुआ ये है कि एक फ्लैग इसमें रह गया। अगर आपने किसी ने नोट किया हो तो ये फ़र्क है, ये -G दिख रहा है, ये पहले नहीं लगाया था। अब पहले वाली कमांड में था ही नहीं, तो लगा ही नहीं। तो जस्ट वो आई इंस्टॉल से था, वो उसका शॉर्ट फॉर्म है, आई फॉर इंस्टॉल है, npm install -G फायरबेस टूल्स। और -G क्या कर रहा है? ग्लोबल, मतलब वो सारे कमांड में मैं कहीं से भी इसको एक्सेस करूं तो ये चलना चाहिए, इसका मतलब ये था। तो देखते हैं, अब -G लगा दिया मैंने। अब ये देखिए पता कहाँ से चला। अब फायरबेस कितनी बड़ी वेबसाइट है, गूगल की सर्विस है, उसका पूरा कोड उन लोगों ने कहाँ रखा हुआ है? गिटहब पे। तभी मैं कह रहा हूँ गिटहब जिन्होंने नहीं किया बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हो, ठीक है। अब ये इतनी बड़ा आपका जो सर्विस है, इसकी सारी फाइलें गिटहब पे पड़ी हैं। आप इवन ये भी देख सकते हो कि ये गिटहब, ये फायरबेस वाले जो सारे फंक्शनैलिटी चला रहे हैं, कैसे चला रहे हैं, आपको पूरा यहाँ पे फाइल्स में दिख गई हैं, ठीक है। और ये रीड मी इसकी सबसे बेस्ट होती है क्योंकि ये सबसे अपडेटेड होती है। उसका कोड आप यहाँ से देख लो, इसलिए हम करते हैं। हाँ बिल्कुल, हम यही करते हैं। जाके कोड देख लोगे, एरर जहाँ से थ्रो हो रहा है ना, जिस लाइन से उस पैकेज की, आप वो जाके चेक कर लो। बहुत लंबी लिस्ट हो गई, हमने कैसे पता चला हमारी बात वो? शुरू में हमेशा होगी इंस्टॉलेशन का। ऊपर आओ। ये क्या है? मैंने जस्ट इंस्टॉलेशन पढ़ा और उसकी कमांड पढ़ ली, ठीक है। क्योंकि ये डेवलपर्स के थ्रू वो आपकी मेंटेन्ड होता है गिटहब। और जो उनका वेब पेज, जो लैंडिंग पेज है, जहाँ से मैंने ये बेसिकली इसका लैंडिंग पेज है। इसके लैंडिंग पेज पे ये कभी कभार वो अपडेट वगैरह होता है, लेकिन चलो होना चाहिए। तो अब इसको दोबारा बंद करते हैं। सर ये पैकेजेस भी ऐप्स होती हैं? हाँ, छोटी मोटी ऐप्स होती हैं जो आपको यूज़ करनी होती है। पाइथन में भी सेम यही सिस्टम होता है कि आप पैकेजेस इंस्टॉल करते हो और वो सर्विस यूज़ कर लेते हो। नोड में भी सेम काम है, आप डिफरेंट लाइब्रेरीज पैकेजेस इंस्टॉल करते हो, उसको यूज़ करते हो। तो यही बात नोड और पाइथन को पॉपुलर बनाती है, इनके पैकेज सिस्टम। आपको खुद कुछ नहीं बनाना है, आपको ये चीज़ चाहिए, आप उसको पैकेज इंस्टॉल करो और चलाओ। अब इसको चलाते हैं फायरबेस -वर्जन। ठीक है, अब मैंने फायरबेस -वर्जन लिखा तो उसने लिखा 9.22.0, मतलब फायरबेस उसने रीड कर लिया। ठीक है, यहाँ तक बात ठीक है। अब आप आ जाओ और डायरेक्टली इसको बोलो फायरबेस लॉगिन, क्योंकि हमें उसको बताना पड़ेगा कि हमारा कौन सा अकाउंट है। तो आप फायरबेस लॉगिन करो। सही है। अब कह रहा है अलाउ फायरबेस टू कलेक्ट CLI यूजेज एंड एरर रिपोर्टिंग इन्फॉर्मेशन। बस आपने एंटर दबा देना है, वो खुद ही यस कर देगा। ठीक है, अब ये एक वेब पेज खोलेगा। अब यहाँ पर आपको अपना अकाउंट सिलेक्ट करना है। पासवर्ड ही मांगेगा ये वाला है ना, सेव।
पासवर्ड अगर आपका लॉगिन हुआ हुआ है तो पासवर्ड नहीं मांगेगा। अब यहाँ पे अलाउ कर रहा हूँ, बेसिकली मैं फायरबेस CLI को परमिशन दे रहा हूँ मेरा अकाउंट एक्सेस करने के लिए, मेरी ऑथेंटिकेशन सर्विसेज, तो ये मैंने अलाउ कर लिया। अच्छा, फायरबेस ऑथेंटिकेशन सर्विस भी प्रोवाइड करता है। ऑथेंटिकेशन क्या होती है, जैसे कि आपने अपना ईमेल और पासवर्ड अपने क्लाइंट का सेव कराना है, ठीक है, उसके बाद आपको थ्रू गूगल जो लॉगिन और साइन अप होता है, थ्रू फायरबेस लॉगिन और साइन अप होता है, ये आपको फायरबेस देता है। उसमें सिंपल आपको कोड वो लिखा हुआ है, वो बोलता है ये जाके चिपका दो बस। आपने फ्रंट एंड बनाया, वो बैक एंड में जाके वो चीज़ें चिपका दी, आपका पूरा का पूरा ये साइन अप वाला सिस्टम तैयार। फायरबेस आपको ये ऑप्शन देता है। पहले बिल्कुल ही फ्री था, अब उसने लिमिट लगा दिया, पता नहीं 1000 यूज़र से ज़्यादा अगर जाओगे तो वो चार्ज करता है। पहले तो बिल्कुल ही फ्री था। अब अलाउ करो, अब मैंने इसको अलाउ कर दिया, तो अब ये कह रहा है फायरबेस CLI लॉगिन सक्सेसफुल, ठीक है, काम हो गया। अब हम पीछे आते हैं, जो अब मेन हमारा काम है डिप्लॉयमेंट का। इसको नीचे कर लो, अब हम ये करते हैं कि यहाँ पे हम एक न्यू फोल्डर बना देते हैं, उसका नाम दे देते हैं पोर्टफोलियो वेबसाइट, ठीक है। अब पोर्टफोलियो वेबसाइट में आई थिंक सबसे बेस्ट जो अगर कोई ऑनलाइन दिखानी चाहिए, वो कल जो ग्रिड वाली प्रैक्टिस थी वो ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि वो आपको मोबाइल, अगर आप मोबाइल पे डोमेन खोलोगे तो आपको खुल जाएगी, अगर आप लैपटॉप पे खोलोगे तो आपकी दिख जाएगी, तो आपको एक्चुअली पता लगेगा कि आपकी वेबसाइट जो आप ही ने बनाई थी वो आपके मोबाइल पे कैसी दिख रही है और लैपटॉप पे कैसी आ रही है। तो यहाँ से मैंने ये ग्रिड प्रैक्टिस को कॉपी किया और यहाँ पे आके मैंने पेस्ट कर दिया, सिंपल, सही है। अब आप यहाँ पे आप CMD खोलोगे, कमांड खोलोगे, ये खोलना आता है, पहले मैंने बहुत दफ़ा दिखाया, सही है। किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कि इसका क्या मतलब है कि मुझे इसी फोल्डर पे कमांड प्रॉम्प्ट चाहिए, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? पक्की बात है, बात समझ आ रही है? आपके चेहरे देखे मैं समझ गया भाई। ये देखो इससे क्या लिखा हुआ है, ये BMJ डेस्कटॉप सोफा क्लास वेब पोर्टफोलियो वेबसाइट। अगर आप इस पर गौर करो तो ये वही फोल्डर स्ट्रक्चर है जिसपे मैंने अपने फाइल्स रखी हुई हैं। इसका मतलब है कि मैं यहाँ पे जो भी अब कमांड चलाऊंगा ना, वो इस फोल्डर में चलेगी जहाँ पे मेरा काम पड़ा हुआ है, अब मेरी ग्रिड प्रैक्टिस वाला। तो इस फोल्डर में कमांड लाइन खोलने का मतलब है कि जो भी मैं कमांड चलाऊं वो कहाँ चलनी चाहिए, इस फोल्डर में। और ये कैसे मैं कर सकता हूँ, इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका ये होता है कि शिफ्ट दबाओ और अपनी राइट क्लिक दबा दो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये दिखेगा ओपन पावर शेल विंडो हेयर, आपका कहीं पे दिखाता है ओपन कमांड प्रॉम्प्ट हियर, कहीं पे दिखाता है ओपन बैश हियर, तो ये अलग अलग नाम होते हैं। आप विंडोज पावर शेल खोल लो, ठीक है। एक तो तरीका ये है, सेम काम हो जाएगा। दूसरा तरीका है कि ये ऊपर जो लिखा हुआ है ना, ये जहाँ पे पूरा फोल्डर्स का बताया हुआ है, आप यहाँ पे आखिरी में आके क्लिक करो, सही है। इसको मिटाओ और लिख दो CMD, सही है। CMD लिखा और एंटर मार दिया, ये वैसे भी खोल देता है। अब इसका फोल्डर स्ट्रक्चर देखें, सेम है। जो ऊपर है, जो ऊपर है वो बिल्कुल एग्जैक्टली नीचे है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि मैंने कमांड प्रॉम्प्ट इस फोल्डर में खोली है, मतलब मैं जो भी अब कमांड चलाऊंगा उसका इफेक्ट कहाँ आएगा, इसी फोल्डर में। तो यहाँ पे इस वाले में मैंने जूम किया हुआ था, ठीक है। अब सबसे पहले आपने क्या किया, आपने नोड इंस्टॉल किया, नंबर 1। उसके बाद आपने क्या किया, आपने फायरबेस टूल्स इंस्टॉल किया। नंबर 3, आपने फायरबेस लॉगिन चलाया। तो फायरबेस लॉगिन चलाने से पहले आपको ये पक्का होना चाहिए कि आपके पास फायरबेस का अकाउंट रेडी है। वो मैंने आपके सामने किया, ये इसमें रिकॉर्ड भी हो गया है, तो आप घर पे भी देख लीजिएगा अगर कोई भी कंफ्यूजन हो, सही। ये स्टेप्स है। अब हम इसके अंदर, इस फोल्डर के अंदर फायरबेस को इनिशिएट करने जा रहे हैं, चलाने जा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, फायरबेस इनिट, ठीक है, ये कमांड है फायरबेस इनिट।
फायरबेस सेटअप कर दो। हाँ, इस फायरबेस को सेटअप कर दो, अभी आपको फ़र्क पता लगेगा क्या हुआ। अब मैंने लिखा है फायरबेस इनिट। अब मैं इसको अगर मैं एंटर दबाता हूँ तो ये कोई प्रोसेसिंग करेगा और मुझसे कुछ सवाल पूछेगा। अब ये पूछ रहा है आर यू रेडी टू प्रोसीड। नीचे सबको दिख रहा है? ये फायरबेस आपको दिखा रहा है, वो नीचे लिखा है आर यू रेडी टू प्रोसीड। आपने जस्ट एंटर दबाना है, वाई कुछ ना लिखो, जस्ट एंटर दबाओ। ठीक है। अब थोड़ा कहानी मुश्किल आई है, बहुत कुछ लिखा हुआ है। अब यहाँ पे बहुत सारे वो अपनी सर्विसेज बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? सबसे पहली है रियल टाइम डेटाबेस। यहाँ पर अगर आप देखो ना तो ये रियल टाइम, हाँ ये इसको भी छोड़ो, ये क्या है? रियल टाइम डेटाबेस। जो मैंने बताया था कि रियल टाइम डेटाबेस होता है, आप यहाँ पे सेव करो, आपके मोबाइल पे भी फर्क नजर आ जाता है और आपके डेस्कटॉप पे भी फर्क नजर आ जाता है। उसके बाद आपके पास क्या है? फायर स्टोर। फायर स्टोर भी डेटाबेस है लेकिन वो थोड़ा एसक्यूएल की जैसा है, खैर छोड़ दो। उसके बाद है फंक्शंस। फंक्शंस एक इनकी सर्विस है, बड़ी बेहतरीन सर्विस है, जिसमें आपको वो ये सर्विस देते हैं कि आप सर्वर बनाए बगैर सर्वर का काम उठा सकते हो। सही है। ये जब आप जावास्क्रिप्ट पढ़ लोगे तो मैं इसको दोबारा एक दफ़ा पढ़ा दूंगा। ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है और ये अमेज़ॉन की ज़्यादा यूज़ होती है एज़ कम्पेयर टू इनकी। गूगल ने अमेज़ॉन की खुन्नस में निकाल ली थी ये, लेकिन अमेज़ॉन का ये ज़्यादा पॉपुलर है। सेम काम अमेज़ॉन देता है, लोग ज़्यादा अमेज़ॉन का यूज़ करते हैं, मैं खुद भी। तो उसके बाद है ये फंक्शंस के बाद है होस्टिंग। तो हमें क्या चाहिए? होस्टिंग चाहिए। होस्टिंग का मतलब होता है मुझे अपनी वेबसाइट इनके सर्वर पे अपलोड करनी है। सही है। तो मैं सिंपल एरो की से मैं नीचे आऊंगा, मैं नीचे आ रहा हूँ, नीचे आ रहा हूँ, नीचे आ रहा हूँ। सही है। अब होस्टिंग में दो ऑप्शंस है। एक कह रहा है सेटअप गिटहब एक्शन डिप्लॉयज। अब ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है लेकिन ये मुश्किल है, अभी हम इसको नहीं देखते। ये क्या है? इसको हम कहते हैं कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट। इसमें ये आपके पास टेक्निक होती है कि जैसे आप गिट पुश गिट कमिट कर रहे थे ना, तो गिटहब पे आपका कोड चला जा रहा था और गिटहब आपको बताता था कि आपने क्या चेंजेस किए हैं। गिटहब एक्शन क्या करता है कि आप वहाँ पे आपने गिट कमिट किया और यहाँ पर आपका जो फायरबेस पे वेबसाइट डिप्लॉय हुई है वो भी ऑटोमेटिकली अपडेट हो गई। मतलब आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, आपने जस्ट गिटहब पे अपना कोड अपलोड किया, वहाँ से आपकी जो एक्चुअल वेबसाइट है, जो लाइव है, जो चल रही है, जो लोग देख रहे थे, वो भी ऑटोमेटिकली सेटअप हो गई, अपडेट हो गई। सही है। तो इसको एक्शन कहते हैं। लेकिन अभी आप ये नहीं देखेंगे, आप ऊपर वाला करेंगे, कॉन्फ़िगर फाइल्स फॉर फायरबेस होस्टिंग। आप इस पे आके जस्ट एंटर दबा देंगे। अच्छा, ये एक छोटी सी मिस्टेक हो गई, ये एंटर नहीं स्पेस बार दबाना था और ये मेरे साथ ये कोई 5वीं 6ठी बार हुआ है। पीछे चला गया खुद ब खुद सर। यस पे। हाँ, मैंने दोबारा कर लिया। अब कॉन्फ़िगर फाइल्स में दोबारा आया। अब पिछली गलती को याद रखते हैं, एंटर नहीं दबाना, क्या दबाना है? स्पेस बार। तो उसके मुताबिक जैसे उसकी ख्वाहिश थी, हमने स्पेस बार दबाया, उसने उसको सिलेक्ट कर लिया। ठीक है। अब आप एंटर दबा दो। मतलब वो ये पूछना चाह रहा था कि आपको क्या चाहिए, तो जब मैंने स्पेस बार दबाया ना, वहाँ पे स्टार बन गया। इसका मतलब आपको बताया कि आपने ये सिलेक्ट किया है। ठीक है। आप एंटर दबा दो। इन्होंने ये सर्विस इसलिए बेसिकली दी है कि आप एक से ज़्यादा चीज़ें क्लिक कर सकते हो। आप कहते हो कि मुझे होस्टिंग भी चाहिए, मुझे फायर स्टोर भी चाहिए, मुझे फंक्शंस भी चाहिए, तो आप एक साथ कर सकते हो। आपने एंटर दबाया। अब एंटर दबाने के बाद अब ये नया सवाल पूछ रहा है। अब सवाल क्या पूछ रहा है कि प्रोजेक्ट कौन सा, आपको एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट पे इसको लगाना है, आपको नया प्रोजेक्ट बनाना है। अभी तो हमने प्रोजेक्ट बना लिया था शुरू में, याद है, पोर्टफोलियो वेबसाइट के नाम से। तो मैं क्या सिलेक्ट करूंगा? यूज एन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट। मैं सिंपल एंटर दबाऊंगा। अब ये मुझे बता रहे हैं कि तुम्हारे अकाउंट पे कौन कौन से ये प्रोजेक्ट बने हुए। तो इस अकाउंट पे ये एक है और वो आपको नाम दिखा रहे क्या है? पोर्टफोलियो वेबसाइट, जो अभी भी मैंने बनाया। अगर इसको मैं पीछे दिखा के दिखाऊं तो ये रहा, ये पोर्टफोलियो वेबसाइट वाला मैंने अभी भी बनाया है। इसका नाम दिख रहा है। तो ये वहां पे कमांड लाइन इसको रीड कर रहा है। अच्छा, ये सारी कहानी एक वक्त की है
तो टेंशन ना लें, एक दफ़ा ये आप सेटअप कर लेंगे उसके बाद आपके पास ज़्यादा काम इजी हो जाएगा, और एक दफ़ा कर लेंगे तो उसके बाद तो आपको बड़ा इजी लगेगा। पहली बार हमेशा थोड़ी मुश्किल होगी, लेकिन ये वीडियो भी आपके पास होगी, सही है, और कमांड्स आप लिख भी रहे हैं, वरना मैं आखिर में ये करूँगा कि जब आप थोड़ी प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो मैं लिख भी दूँगा, ठीक है। तो थोड़ा वो आपको भी डॉक्यूमेंट दे दूँगा जैसा मैंने गेटअप का दिया है। तो आप पोर्टफोलियो वेबसाइट पे आके आपने सिंपल एंटर मार देना है, क्योंकि ऑप्शन एक यही है। आपने इसको एंटर मारा, अभी पूछ रहा है व्हाट डू यू वांट टू यूज एज योर पब्लिक डायरेक्टरी। आपने कुछ भी नहीं करना, बस एंटर दबाना है, ठीक है, वो खुद ही सब कुछ लाइक कर देगा। अब ये पूछ रहा है कॉन्फ़िगर एज ए सिंगल पेज ऐप, आपने अगेन कुछ नहीं करना, आपने एंटर दबा देना है। अब ये पूछ रहा है सेट अप ऑटोमेटिक बिल्ड्स डिप्लॉयज विद गिटहब, आपने फिर क्या करना है, एंटर दबा देना। तो फाइनली सारा काम हो गया, ठीक है। वो बिल्कुल ये वापस आ जाती है ना लाइन, इसका मतलब एक प्रोसेस कंप्लीट हो गया। कभी भी कमांड प्रॉम्प्ट में अगर देखना हो कि प्रोसेसिंग कंप्लीट हुई या नहीं हुई, तो ये वाली लाइन वापस आ जाती है और ये ब्लिंक कर रहा होता है, सही है, मतलब प्रोसेस हो गया। अगर कोई एरर आएगा तो वो इससे पहले दिखेगा आपको, रेड कलर का एरर लिखा हुआ होता है। अब हम देखते हैं कि इसका फर्क क्या हुआ। अब आप देख रहे हैं कि पहले मेरे पास सिर्फ एक फाइल थी, ग्रिड प्रैक्टिस, अब हमारे पास बहुत सारी फाइल्स बन गई खुद ब खुद। अगेन ये इस फोल्डर में मैंने खोला था, ये इसका फायदा है कमांड। अगर मैं इस फोल्डर में नहीं खोलता तो वो कमांड जिस फोल्डर में खुला हुआ होता वो उस फोल्डर में सारी फाइलें भेज देता, लेकिन मैंने कहा था कि मुझे इसी फोल्डर में चाहिए, इस वजह से मैंने कमांड प्रॉम्प्ट कहाँ खोला, इस फोल्डर में खोला। अब जो फायरबेस की कुछ फाइलें बनी हैं, इसमें आपको देखने वाली दो बड़ी फाइलें, एक तो ये फायरबेस वाली, ठीक है, ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, लेकिन अभी आपको इसके अंदर कुछ भी नहीं करना। जब आप पाइथन या नोड.जेएस का सर्वर लॉन्च कर रहे होगे तब आपको इसमें चेंजेस करनी होती हैं, अभी आपको कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपका सिंपल काम। उसके बाद ये गिट इग्नोर, अब गिट इग्नोर क्या होता है, ये गिटहब की फाइल है। तो आप देख रहे हैं गिटहब के साथ इसकी इंटीग्रेशन कितनी है कि इसने गिटहब की एक फाइल डायरेक्टली बना के दे दी है, सही है। हालांकि गिटहब एक बिल्कुल ही अलग माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी है, लेकिन गूगल अभी भी इसको इतना रिस्पेक्ट कर रहा है कि अभी उसने ऑटोमेटिक आपको गिटहब की फाइल बना के दे दी है। गिट इग्नोर क्या करता है गिटहब में कि आप कहते हो कि यार कुछ ऐसी फाइलें हैं जो मुझे गिटहब पे नहीं देनी। अब वो कौन सी फाइलें हो सकती हैं, सबसे ज़्यादा की फाइल्स। कुछ ऐसी फाइल्स हम लोग बनाते हैं जिसके अंदर अपनी कीज़ रखते हैं, अकाउंट कीज़ हो जाती हैं, कोई ऐसी कीज़ हो जाती हैं। आप हमेशा कभी भी उसको गिटहब पे नहीं ले जाते क्योंकि गिटहब पे मोस्टली पब्लिक प्रोजेक्ट्स होते हैं, सही है। तो जो भी आपको इग्नोर करना है वो आप इस गिट इग्नोर फाइल में रखते हो, ठीक है। उसके बाद आप आ जाते हो ये बैश आरसी, ये फायरबेस की अपनी वेबसाइट फाइल है। उसके बाद आ जाओ पब्लिक में, हमारे काम का फोल्डर ये पब्लिक है जो इसने खुद बनाया। अब इसके अंदर एक 404 का इसने फाइल बना दी है। ये 404 का वो तब भेज देगा जब वो आप कोई ऐसी चीज़ एक्सेस करने की कोशिश करोगे जो आपने कुछ बनाया ही नहीं उसकी जगह पे। मतलब आप कहते हो कि भाई /about, अब मैंने इस पर अबाउट तो बनाया ही नहीं था, तो वो क्या भेज देगा, ये 404। 404 बेसिकली कोड है, ये कभी पहले सुना है, फेसबुक पे इसकी बड़ी मीम्स आती हैं। एरर 404, एरर 404, एरर 404 का मतलब होता है कि वो नहीं मिल रहा, ठीक है। ये कोड है, HTML ये कोड तब थ्रो करता है जब उसको वो फाइल नहीं मिलती जो आप एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो। अब मैंने अबाउट की फाइल बनाई नहीं है, लेकिन मैं /about.html एक्सेस करने की कोशिश करूँ तो मुझे क्या बोलेगा, वो तो है ही नहीं, तो मुझे कौन सा एरर थ्रो करता है, 404। अब हम करेंगे क्या, हम सिंपल इस इंडेक्स को उड़ा देंगे जो इसने बनाई है, ठीक है। मैंने इसको सिंपली डिलीट कर दिया और मैं क्या करूँगा, ये जो मैंने ये ग्रिड प्रैक्टिस बनाई थी मैं इसको कट किया, यहाँ मैंने क्या कर दिया, पेस्ट। अब मैं इसको रीनेम करता हूँ इंडेक्स, ठीक है। क्योंकि पहले मैंने शायद आपको बात बताई थी कि हमेशा वेबसाइट का जो एंट्री पॉइंट होता है, जो पहला पेज होता है, वो उसको हम index.html का नाम देते हैं, और जो ग्लोबल स्टाइलिंग होती है उसको हम style.css का नाम देते हैं। ये कन्वेंशन है जो इंटरनेशनली यूज़ होती है। उसके बाद ये काम हो गया, आप कमांड प्रॉम्प्ट दोबारा खोलें, इसको मैं थोड़ा साफ कर लेता हूँ, CLS। अब हम कमांड चलाएंगे फायरबेस डिप्लॉय, ठीक है। अब हम ये कमांड चलाने जाएंगे,
तो जब हम इस पे हम करते हैं एंटर, तो अब ये प्रोसेसिंग कर रहा है, देखते हैं अब हमें क्या पूछता है, क्या बताता है। सही प्रोसेसिंग नेट के जरिए हो रही है या किससे? नेट के जरिए हो रही है ना प्रोसेसिंग? नेट, नेट के जरिए। हाँ ज़ाहिर है, ये कम्युनिकेट कर रहा है फायरबेस के सर्वर से। तो वो जो पुरानी वीडियोस तो सारी अपलोड नहीं होती। देखते हैं उसका एक मिनट। ठीक है, तो मैंने क्या किया, फायरबेस डिप्लॉय और एंटर, उसके बाद ये सारी चीजें उसने खुद लिखी हैं। ठीक है, अब जो हमारी सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है। ठीक है, अब अगर आप देखें तो ये नाम बिल्कुल वही नाम है जो मैंने खुद दिया था। इसी तरीके से आप अपना नाम भी जो आप देना चाहें वो खुद आप दे सकते हैं। ठीक है, इसके साथ इसने 876 E2 क्यों लगाया, क्योंकि किसी और ने भी पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाई भी होगी। ठीक है, इस वजह से उसने उसको थोड़ा यूनिक करने के लिए एक अपना नंबर दे दिया। आप कोशिश करेंगे, आप ऐसा कोई नाम देंगे आपको पता होगा किसी और ने यूज़ ना किया, ठीक है, तो आपका एग्जैक्ट वही नाम आ जाएगा। तो ऐसा लगेगा ये डोमेन आपने खरीदी भी है, आप ही अपनी है। तो अभी हम इसको कॉपी करते हैं, कॉपी भी नहीं हो रहा, खैर हमारे पास आ गई। अब हम वेबसाइट को हम लोग ब्राउज़र पे खोलने जा रहे हैं, सही है। इसका ब्राउज़र में खोलने का मतलब है कि आपके पास भी चलनी चाहिए, मेरे पास भी चलनी चाहिए, सबके पास चलनी चाहिए, कि अब ये इंटरनेट पर है। ठीक है, अब इसको एंटर मारते हैं, तो ये आपकी वेबसाइट आ गई जो कि गूगल के सर्वर पे इस वक्त होस्ट हो रही है। अब आप इसको मोबाइल पे भी अपने कोई मोबाइल निकाल के अगर आप मोबाइल पे खोलना चाहें और ये वाला URL आप ट्राई करें, तो आप इसको ट्राई करके देखें अगर आपके पास खुलता है कि नहीं, और उसका डिज़ाइन कैसा आता है ये इंपॉर्टेंट है। पोर्टफोलियो डैश वेबसाइट, कुछ भी। अब वो सबमिट करने पे आपने बैकएंड क्या लिखा हुआ है उस पर डिपेंड करता है। अगर बैकएंड पे आप लोगों ने बताया हुआ है कि वो डेटा कहाँ जाएगा, बिल्कुल जाएगा, कोई मसला नहीं। क्या 876 E2 नेट कौन सा चला रहा है देखो। भाई मेरे पास सही आ रहा है, हाँ तो भाई ये मेरे मोबाइल में भी आ रहा है, ये पता नहीं मैंने इसको नहीं साइड बार है, इसका हमने साइड बार लगा दिया था लेकिन मोबाइल के लिए नहीं बनाया था, इसका हमने चेंजिंग की थी। सही है, हाँ तो उसको साइड कर लेंगे, कोई इश्यू कोई नहीं। लेकिन ये आपको दिख रहा है कि मोबाइल पे भी चल रहा है, इसको कर लेते हैं, बल्कि अभी कर दें। हाँ फिर डेवलपर करना पड़ेगा। नहीं यार प्रैक्टिस तो फिर कल आओ ना, कल आप आओगे? तो आप भाई ये भाई भी हैं हमारे, आप उनसे एडमिन वालों से बात कर ले, हम बोलेंगे मेरा लैपटॉप ख़राब है, वो आपको इजाज़त दे देंगे, आप आके आप यूज़ करें। आप 5 घंटे बैठे हैं, आप सुबह से शाम बैठे हैं, आप सुबह से रात को बैठे हैं।
देखो ना, ये अब मैं आपको ऑप्शन दे सकता हूँ, ये मैं सहूलत दे सकता हूँ भाई, ये कर लो ये कर लो। प्रैक्टिस के लिए अब जाहिर सी बात है टाइम तो आपको निकालना पड़ेगा ना मेरे भाई। अब अगर हम इसको CMD पे जाते हैं और इधर एक हमें इशू दिखा है, हम उसको दोबारा से डिप्लॉय, अब आपको दिखेगा कि डिप्लॉय करना बड़ा आसान है, अब कोई वो वाली बात नहीं है जिस तरह कोई इशू था पहले। खैर अब हमारे साथ सिंपल मसला ये था कि हम लोगों ने मीडिया की प्रॉपर्टी 5 कॉलम्स, यहाँ पे एक कॉलम है, तो मेन के बाद में लगा देता हूँ साइड पर, ठीक है क्या? नहीं, कॉलम 2 की चाहिए, साइड में बीच में लगा देते हैं भाई, तो आप देख लीजिएगा उसका जो फिर खाका बने। 1 2 इधर भी एक बढ़ेगा, तीसरे वाला बन जाता है 1 FR, ठीक है। अब ये ऐसे हो गया, अब इसको हम दोबारा कर देते हैं 5 भाई क्या पागल हो गए क्या? अभी अभी डिप्लॉय किया, कह रहा है कि आपके पास एक्सेस नहीं है अकाउंट की, ऑलरेडी लॉग इन है, सभी बता रहे हैं लॉग इन। हाँ यार एक मिनट काम करते हैं, एक मिनट, मैंने ये तो आई डोंट नो, देखते हैं। वो मजे की बात है, क्रेडेंशियल्स कह रहे थे। वो लड़के ने वहां से बंद तो नहीं कर दिया? एक तो इसका पता नहीं क्या लैपटॉप का सिस्टम है, कॉपी भी नहीं होता। अच्छा नेट, अबे यार नहीं नहीं, कोई मसला और हुआ हो, ये नहीं नहीं, वो डिस्कनेक्ट हो गया पता नहीं। नहीं नहीं यार, इतना नहीं है। ठीक है, तो ये हमने अच्छा, ये आप लोगों को पता लग गया कि भाई इंटरनेट का इशू हुआ तो ये वाला एरर आएगा, सही है। सर एरर बहुत ज़्यादा है सर। एरर तो यार डीबगिंग की पूरी साइंस, डीबगिंग की पूरी साइंस है भाई। एक आपकी कंपनी में एक बंदा होता है जिसका काम ये होता है,
कि वो बस वो बग्स देख रहा होता है, टेस्टिंग कर रहा होता है, उसमें बग्स निकाल रहा होता है। सर हमें कोई इस तरह एरर है, हम तो डांस में डांस करके बैठ जाएंगे। देखो प्रैक्टिस है भाई। सही है जी। अब आप मोबाइल पे इसको चेक करते हैं, इसको रीलोड करते हैं। सही है, ये अपडेट हो गया, एक साइड बार आ गया, अब फुल आ रहा है। ठीक है, तो ये आपकी वेबसाइट जो है ये डिप्लॉय हो गई है और दोनों जगह पे काम कर रही है। आपने ये भी देख लिया कि हम एडिट करने के बाद कैसे इसको दोबारा से रीडिप्लॉय कर सकते हैं। फायरबेस डिप्लॉय बस लगाते जा रहे हैं। अब आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप इसी फोल्डर में चेंजेस करते रहो। वही वाली बात है कि वो आपको टेंशन नहीं लेनी ना। अगर आपने वेबसाइट ही बदल देनी है, आप उसकी वेबसाइट की फाइल्स ही बदल के आप दूसरी वेबसाइट लगा दो, उसको दोबारा फायरबेस डिप्लॉय कर दो। आपको शुरू वाला काम करना ही नहीं है, बस वो एक दफ़ा कर लिया, उसी एक को इस्तेमाल करते रहो। आपके पास URL ऊपर मिली हुई है। अब मैंने पोर्टफोलियो वेबसाइट लिखा है, बहुत जनरल था, इस वजह से उसने 872 ES लगा दिया। आप कोशिश करें कोई ऐसा नाम अपना डोमेन दे दें कि वो कोई और चीज़ ना लगाए, ताकि वो आपको याद रहे, क्योंकि इसके आगे .web.app ज़रूर लगेगा। ठीक है, तो आप ये कर सकते हैं कि आप वो ऐसा नाम रख लेंगे, वो बहुत आसान सा फिर आपको लगेगा। अब जैसे अगर मैं लिखता शायद सुफा कंप्यूटर, तो ये यूनिक हो जाता। तो उस पर क्या हो जाता है, सुफा कंप्यूटर .web.app। अब मैं जो भी चीज़ अपलोड करता, आप बड़े आराम से आप भी लिख सकते थे सुफा कंप्यूटर .web.app। सही है, वैसे आप ये भी घर जाके आप चेक कर सकते हैं। इसको हम व्हाट्सएप के ग्रुप पे शेयर कर देंगे। आपने वो गलत लिखी हुई है, वेबसाइट की लिंक गलत लिखी हुई है। 872E6 है, 876 पोर्टफोलियो। हाँ, डैश नहीं है, कॉपी करो। अच्छा, ये जो आपको पेज नज़र आ रहा है ना, ये भी गूगल का ये 404 वाला ही पेज है, जो उसने बाय डिफ़ॉल्ट दिया है। सही है, ये मैंने खुद दिया है, ये अभी आपके सामने, आपने नहीं देखा? अभी यही तो बहस चल रही थी कि कहाँ दें। इन भाई ने बोला कि नहीं सर, साइड बार है तो साइड पे ही देते हैं। क्या नहीं नहीं नहीं, अब यूनिवर्सल है, आप कहीं से भी चलाओ। दूसरी ऐड कर दो, फायरबेस डिप्लॉय लगा दो, हाँ रीलोड हो जाएगी। कौन सी? नहीं डिलीट हो जाएगी। आप नया प्रोजेक्ट बनाओ, उस नया नाम से बनाओ, फिर उसके बाद उसमें नया ये फायरबेस इनिट करो, तो आपकी 2 वेबसाइट एक साथ चल रही हो। हाँ, अगर आपको ये करना है कि आप पुरानी वेबसाइट आपको नहीं चाहिए, आप चाहते हो कि भाई इसी के ऊपर नई वेबसाइट आ जाए, तो मैं सिंपली ये करूँगा कि यहाँ पे जाके ये मैंने जो फोल्डर था मेरा, ये इसके पब्लिक वाले में अंदर मैंने इंडेक्स वाली लगाई है ना, मैं इंडेक्स को डिलीट करके दूसरी अपनी इंडेक्स लगा दूंगा, कॉपी पेस्ट। उसमें आप कर सकते पूरा काम शुरू से। हाँ, वो नया प्रोजेक्ट बनाओ, फिर उसका फायरबेस इनिट करो, लॉगिन करो, फिर उसके बाद नहीं 2 इंडेक्स कैसे आएंगे भाई, एक ही आएगा। हाँ, दूसरे पेजेस आ सकते हैं, एक इंडेक्स नहीं आ सकता, दूसरे पेजेस आ सकते हैं। ये ब्राउज़र में ये कौन सा? मुझे समझ नहीं आया, आप किसकी बात कर रहे हैं? ड्रॉप लॉक, अच्छा, ये भाई बात कर रहे हैं उसकी। रुको, भाई ये $50 का काम है वैसे। हाँ, इसे खुद कर दिया है। ये जो ऊपर लॉक बना हुआ है ना, हरा, अगर आप इसको क्लिक करो, ये इनकी बात कर रहे हैं, ये लॉक। ठीक है, इसको अगर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको क्या लिखा दे रहा है, कनेक्शन इज सिक्योर। इसका मतलब है आपकी वेबसाइट SSL सर्टिफाइड है, सिक्योरिटी सर्टिफाइड है।
और इसका ये जो अगर आप इसको लिखोगे ना तो यहाँ पे HTTPS आएगा, यहाँ पे दिख रहा है HTTPS, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर्ड। ये सिक्योर्ड का मतलब है कि आपकी जो वेबसाइट है उसका कनेक्शन जो है सर्वर के साथ हाईली सिक्योर्ड है। और आपका जनरल क्राइटेरिया भी यही है, अगर आप कोई बड़ी वेबसाइट देखेंगे तो वो हमेशा SSL सिक्योर्ड होगी। कोई भी अगर वेबसाइट SSL सिक्योर्ड नहीं है तो आप उसको ना खोलें, मोस्ट प्रोबेबली वो कोई पीछे से किसी ने खुद बनाई दी है, ठीक है। कोई भी बड़ी कंपनी की वेबसाइट कभी भी नहीं HTTPS के बगैर नहीं चलती, सही है। ये बेसिकली प्रोटोकॉल है, ये कुछ सर्टिफिकेट्स हैं जो आपके इंस्टॉल होते हैं, आप करते हो खुद, सही है। ये आप इसका पूरा एक लंबा प्रोसेस है, ये कैसे होता है क्या होता है, खैर इसके हम पैसे लेते हैं इसमें। हाँ, इसमें ख़ास बात ये है कि डोमेन क्योंकि इसकी खुद की है, फायरबेस की, सर्वर इस फायरबेस का खुद का है, सारा सेटअप उसका खुद का है, तो ऑटोमेटिकली आपको SSL दे देता है, ठीक है। वो आपको काम आपको मुफ्त में हो गया। सबसे बेहतरीन चीज़ यही है ना इसकी। अब इस पे सबसे बड़ा फ़ायदा इसका क्या है, ये मैं क्यों बता रहा हूँ। अब जिन बच्चों का ये हमेशा सवाल होता है कि सर मैं तो फाइलें भूल गया, ये हो गया वो हो गया, इधर रह गया, बनाया था लेकिन मैं भूल गया, घर पे है, उधर है, नानी के घर है, तो अब आप ये करोगे, हाँ टेंशन ही खत्म, आप अपनी URL याद रख लोगे, बस यहाँ पे आके आप मुझे वो URL बताओगे कि सर मेरी ये URL है, ठीक है। इसका कोड मैं इंस्पेक्ट से देख लूँगा, मुझे इंस्पेक्ट पे कोड मिल जाएगा यहाँ से। इसी की तरह आप जो असाइनमेंट्स बनाओगे, अब जो विंडोज़ 8.1 वाला मैंने काम दिया हुआ है वो भी आपका फायरबेस पे आएगा, एक चीज़, सही है। दूसरी चीज़ गिटहब पे भी आएगा। गिटहब लाजमी है, देखें मैं फिर कह रहा हूँ आप इसको ट्राई करें। मैंने इनको बोला है कि आज भी आप घर जाके या इधर कंप्यूटर्स पे आप गिटहब ज़रूर ट्राई करें। गिटहब बहुत ज़रूरी है आपके खुद का फ़ायदे के लिए, वरना मैं इतना नहीं कहता। क्या पहले गिट डाउनलोड करना है, सही है। आप इसको स्टेप्स में ले जाएं, पहले आपको गिटहब का अकाउंट बनाना है, गिटहब का अकाउंट बन गया आपके, उसके बाद गिट इंस्टॉल करना है कंप्यूटर पे, साइन अप करना है, अकाउंट बन जाएगा। न्यू रिपोजिटरी बनानी है, गिटहब अलग है, गिट अलग है। गिट जो है कंप्यूटर के लिए, वो वेबसाइट है, वो अकाउंट है, गिटहब पे करना है। अब जैसे कि यहाँ पे मैंने किया ना ये नोड, अब ये सॉफ्टवेयर था, इसी तरीके से गिट सॉफ्टवेयर है। अब फायरबेस वेबसाइट है जो उसको होस्ट कर रही है नोड के थ्रू, इसी तरीके से गिट कंप्यूटर के लिए था, गिटहब इसकी वेबसाइट है, जैसे फायरबेस डिप्लॉयमेंट है, ये सेम ऐसे चक्कर। तो आप ये देखें, अभी आप लोग आधा घंटा बचा हुआ है, तो आप अपने कंप्यूटर्स पे जाएं। आज के लिए आपके पास आज़ादी है कि आप गिटहब ट्राई करें, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, आप मुझसे सवाल पूछ लें। आप फायरबेस ट्राई करें, मैं बैठा हूँ, सही है। आपको अगर पुराने किसी असाइनमेंट में कोई मसला है आप वो पूछ लें, मैं बैठा हूँ, ठीक है। लेकिन इस बात को इंश्योर करेंगे अब तक जो काम हो रहा है वो अब आपको आना चाहिए। उसको अगर नहीं आता तो आप ब्लैक कर जाएंगे, बहुत पीछे जाएंगे। आप जा सकते हैं, सारे सीटें रख के आप कंप्यूटर पर रख जाए, मैं इनका जवाब देता हूँ। अच्छा